नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए एक सीरीज स्टार्ट किए थे जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन मैथ का 15 क्वेश्चन करते हैं। वो हमारा क्वेश्चन या तो प्रीवियस ईयर रहता है या प्रीवियस ईयर के ऊपर आधारित रहता है। चलिए आज उस सीरीज में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन दिया एक स्कूल में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:2 है। यदि वार्षिक परीक्षा में 87% लड़के और 80% लड़कियां उत्तीर्ण हुई तो वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है कि कितना प्रतिशत विद्यार्थी टोटल फेल हुए, हमें उस फेल प्रतिशत को निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में लड़कों और लड़कियों की संख्या का हमें रेशियो दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में दिया है कि 87% लड़के जो है पास हो रहे हैं, यानी लड़के अपने आप में 100% होंगे और लड़कियां अपने आप में 100% होगी। यानी 100% लड़के में से 87% पास हो रहे हैं तो हम यहाँ से फेल प्रतिशत निकाल सकते हैं। यानी कितना प्रतिशत लड़के फेल होंगे, यहाँ से हम 100 में से 87 माइनस करेंगे, ये कितना हो जाएगा 13% जो है लड़के फेल होंगे। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया कि 80% लड़कियां जो है पास हो रही है, यानी कितना प्रतिशत लड़कियां फेल हो रही है, 20% लड़कियां फेल हो रही है। तो देखिए हमें ये पता चल गया कि बॉय और गर्ल यानी 20% जो है लड़की फेल हो रही है, 20% लड़की फेल हो रही है और हम यहाँ से 100 में से 87 माइनस करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा 13% जो है लड़के फेल हो रहे हैं। अब देखिए हमें यहाँ संख्या का रेशियो दिया हुआ है। अगर हमें ये पता होता कि पूरे कक्षा में कितना प्रतिशत विद्यार्थी फेल हो रहे हैं तो हम यहाँ अगर एलिगेशन लगाते तो जो हमारे नीचे रेशियो निकल के आता, रेशियो किसका निकल के आता, संख्या का रेशियो निकल के आता। तो देखिए हमने मान लिया कि टोटल विद्यार्थी जो है x% फेल हो रहे हैं। हमने मान लिया कि टोटल विद्यार्थी x% फेल हो रहे हैं। अब देखिए ये जो हमारा बीच में एक होता है, यहाँ जो बीच में होता है 1 से बड़ा होता है और 1 से छोटा होता है। यानी यहाँ जो हमारा होगा वो 13 से बड़ा होगा और 20 से छोटा होगा। तो देखिए हम यहाँ से माइनस करेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, ये जो है 20 से छोटा होगा, यानी हम बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 माइनस x हो जाएगा। अब देखिए ये हमारा क्या होगा 13 से बड़ा होगा, यानी हम माइनस करेंगे हम यहाँ माइनस करेंगे x माइनस 13। ये हमारा रेशियो किसके बराबर निकल के आएगा, ये जो हमारा यहाँ रेशियो निकल के आएगा, ये रेशियो निकल के आएगा 5:2 के बराबर। यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं 20 माइनस x बटा x माइनस 13 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 5/2 हो जाएगा। हम यहाँ से x का वैल्यू निकाल सकते हैं। हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 माइनस 2x इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 5x माइनस 65। अब देखिए हम यहाँ से अगर -65 को इस साइड लेके आएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। यानी प्लस का 65 और प्लस का 40 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 105 और इस माइनस के 2x को हम उस साइड ले जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। यानी ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा प्लस का 5x और प्लस का 2x, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7x इक्वल टू कितना हो जाएगा 105। यहाँ से हमारा x क्या निकल के आ जाएगा 15। x का वैल्यू हमारा क्या निकल के आ गया, x का वैल्यू निकल के आ गया 15। यानी टोटल जो है कक्षा में 15% विद्यार्थी जो है फेल होंगे। टोटल कक्षा में कितना प्रतिशत विद्यार्थी फेल होंगे, 15% विद्यार्थी फेल होंगे। हमसे फेल का प्रतिशत पूछ रहा था, हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 15%। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन दिया एक वस्तु को 1850 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ वस्तु को 1600 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ का 2 गुना है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। हमें क्या निकालना है, वस्तु का सीपी निकालना है। देखिए हमें वस्तु का सीपी निकालना है और हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1850 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ, 1850 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ 1600 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ से क्या है, 2 गुना है। यानी 1600 रुपये में अगर वस्तु को बेचा जा रहा है तो हमने मान लिया कि 100 रुपये का लाभ हो रहा है। तो अगर 1850 रुपये में बेचा जाएगा वस्तु को, ये भी हमारा क्या है एसपी है और ये क्या है, ये भी हमारा एसपी है। अगर 1850 रुपये में बेचा जाएगा तो 1600 रुपये में जो हमारा लाभ हो रहा था 1600 रुपये में बेचने पे, उसकी अपेक्षा क्या है, 2 गुना लाभ है। ये लाभ हमारा कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा।
अब देखिए हम यहाँ 1850 और 1600 का डिफरेंस लेंगे, वो किसके बराबर हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा 2x और x के डिफरेंस के बराबर हो जाएगा। यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं 2x माइनस एक्स इक्वल टू ये क्या हो जाएगा हमारा 1850 माइनस का 1600 हो जाएगा। यहाँ से हमारा निकल के आ जाएगा 2x में से x माइनस करेंगे, ये कितना हो जाएगा x हो जाएगा। हम 1850 में से अगर 1600 माइनस करेंगे, ये कितना हो जाएगा 250। यानी हमें x का वैल्यू पता चल गया। या तो हम यहाँ से 1850 में से 2x का वैल्यू माइनस कर लें, या हम 1600 में से x का वैल्यू माइनस कर लें, तो हमारा CP निकल के आ जाएगा। यानी यहाँ से हमारा CP क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से हमारा CP हो जाएगा, हम माइनस कर लेंगे 1600 में से माइनस कर लेंगे 250, ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1350 रुपया। CP कितना निकल के आ गया, 1350 रुपये निकल के आ गया। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, CP पूछ रहा था। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया A और B एक कार्य को क्रमशः 10 दिनों में और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उसी कार्य के लिए उन्हें कुल 1250 रुपये मिले तो B का हिस्सा क्या होगा। हमें क्या निकालना है, हमें जो है B का मजदूरी निकालना है। देखिए उन्हें टोटल जो है मजदूरी मिल रहा है 1250 रुपया, उस मजदूरी में से हमें B का हिस्सा निकालना है। अब देखिए मजदूरी जो है इफिशियंसी के रेशियो में बढ़ता है, मजदूरी इफिशियंसी के रेशियो में बढ़ता है, तो हमें सबसे पहले इफिशियंसी निकालना पड़ेगा, A और B का इफिशियंसी निकालना पड़ेगा। तो देखिए इफिशियंसी निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, समय का रेशियो निकालेंगे। देखिए समय कितना दिया हुआ है, 10 दिन और 15 दिन दिया हुआ है। तो देखिए 10 और 15 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 10 और 15 का एलसीएम हो जाएगा 30। यानी टोटल वर्क को हम मान लेंगे 30 यूनिट, टोटल वर्क को मान लेंगे 30 यूनिट। देखिए जब 30 यूनिट काम A कर रहा है तो कितना समय लग रहा है, 10 दिन का समय लग रहा है। जब 30 यूनिट काम B कर रहा है तो कितना समय लग रहा है, 15 दिन का समय लग रहा है। अब देखिए A जो है 10 दिन में 30 यूनिट काम कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा, 3 यूनिट काम करेगा। B जो है 15 दिन में अगर 30 यूनिट काम कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा, 2 यूनिट करेगा। अब देखिए दोनों का हमें इफिशियंसी पता चल गया। टोटल राशि कितना मिल रहा है, टोटल राशि मिल रहा है 1250 रुपया। और यहाँ से दोनों का इफिशियंसी क्या हो जाएगा, यहाँ से A प्लस B का इफिशियंसी कितना हो जाएगा, A का इफिशियंसी 3 यूनिट है और B का इफिशियंसी 2 यूनिट है। यानी इफिशियंसी दोनों का मिला के कितना हो जाएगा, 5 यूनिट। यानी 5 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 1250 रुपया। 5 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 1250 रुपया। हमें क्या निकालना है, B का हिस्सा, यानी हमें इस 2 यूनिट का वैल्यू निकालना है। तो देखिए हम यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। हम इसमें 5 से भाग देंगे तो ये कितने बार में जाएगा, ये हमारा कितने बार में कट जाएगा, 125, 25 बार में कट जाएगा। यानी यहाँ से हमारा निकल के आ जाएगा 1 यूनिट 250 रुपये के बराबर। हमें क्या निकालना था, B का हिस्सा, यानी 2 यूनिट का हमें वैल्यू निकालना है। 2 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 500 रुपया। यानी उस मजदूरी में से B का हिस्सा कितना हो जाएगा, 500 रुपया हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया 2 पाइप A और B टंकी को क्रमशः 6 घंटे और 4 घंटे में भर सकते हैं। यदि उन्हें वैकल्पिक घंटों में खोला जाता है और A को पहले खोला जाता है तो टंकी को भरने में कितने घंटे लगेंगे। देखिए हमें क्वेश्चन में जिस भाषा का यूज किया हुआ है, हम सबसे पहले उस भाषा को समझते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दिया कि यदि उन्हें वैकल्पिक घंटों में, इसका मतलब क्या हुआ कि पहले A को खोला जा रहा है, उसके बाद B को, फिर A को, फिर B को। अब देखिए हमें क्वेश्चन में आगे क्या दिया हुआ है कि A को पहले खोला जाता है, यानी पहले घंटा में A को खोला जाएगा, फिर दूसरे घंटा में B को, फिर तीसरे घंटा में A को, फिर चौथे घंटा में B को खोला जाएगा। अगर इस तरीके से टंकी भरी जाएगी तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, हमें उस समय को निकालना है। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा समय दिया हुआ है 6 घंटा और 4 घंटा, हम उसका एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले हम 6 और 4 का एलसीएम निकालेंगे। 6 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 6 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। हम टंकी की धारिता मान लेंगे 12 यूनिट, टंकी की धारिता मान लेंगे 12 यूनिट। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया कि A जो है टंकी को 6 घंटा में भर रहा है, A टंकी को 6 घंटा में भर रहा है और B टंकी को कितना में भर रहा है, 4 घंटा में भर रहा है। तो देखिए हम यहाँ से A और B का इफिशियंसी निकाल सकते हैं। A जो है 6 घंटा में 12 यूनिट पानी भर रहा है तो 1 घंटा में कितना भरेगा, 2 यूनिट पानी। B जो है 4 घंटा में अगर 12 यूनिट पानी भर रहा है तो 1 घंटा में कितना भरेगा, 3 यूनिट पानी। दोनों का हमें इफिशियंसी पता चल गया। अब हमें क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि वैकल्पिक तरीके से दोनों को खोला जा रहा है और पहले घंटा A को खोला जा रहा है, यानी पहले A आएगा, A को खोला जाएगा। A जो है 1 घंटा में
एक घंटा में कितना पानी भर देगा? एक घंटा में ए का इफिशियंसी कितना है? 2 यूनिट, यानी ए जो है 1 घंटा में 2 यूनिट पानी भरेगा। फिर अगले घंटा बी को खोला जाएगा, फिर अगले घंटा बी को खोला जाएगा। बी जो है 1 घंटा में कितना पानी भर देगा? 3 यूनिट पानी भर देगा। अब देखिए टोटल समय कितना हो गया? टोटल समय हो गया 2 घंटा। टोटल समय कितना हो गया? 2 घंटा। और पानी कितना भर गया? 5 यूनिट पानी भर गया। तो देखिए अगर हम इसमें 2 से गुना कर ले दोनों साइड, यानी 4 घंटा में पानी कितना भर जाएगा? 10 यूनिट पानी भर जाएगा। 4 घंटा में 10 यूनिट पानी भर जाएगा। अब देखिए 4 घंटा में 10 यूनिट पानी भर गया, हमें पानी भरना कितना है? टंकी का कैपेसिटी है 12 यूनिट, हमें पानी भरना है 12 यूनिट और 10 यूनिट पानी भर चुका है। अब देखिए ये जो चौथे घंटा में कौन आया होगा? बी आया होगा। अब कौन आएगा? ए आएगा। अब ए आएगा। ए एक घंटा में कितना पानी भर रहा है? ए 1 घंटा में 2 यूनिट पानी भर रहा है और हमें 2 यूनिट ही पानी भरना है। 10 यूनिट भर चुका है, टंकी का कैपेसिटी 12 यूनिट है, यानी हमें शेष 2 यूनिट भरना था, यानी ए जो है 1 घंटा में 2 यूनिट पानी भर देगा। समय कितना लग गया? 5 घंटा का समय लग गया। 5 घंटा में 12 यूनिट पानी भर गया टंकी के अंदर। यानी अगर इस तरीके से टंकी को भरा जाएगा तो टोटल समय कितना लग जाएगा? 5 घंटा का समय लग जाएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है किसी धनराशि पर 8% की वार्षिक ब्याज दर पर 5 वर्ष में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज 3040 रुपया है, वह धनराशि ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है? धनराशि यानी प्रिंसिपल हमें निकालना है। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? हमें क्वेश्चन में रेट दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में रेट दिया हुआ है 8%। हमें क्वेश्चन में रेट दिया हुआ है 8%। टाइम हमें कितना दिया हुआ है? हमें टाइम दिया हुआ है 5 वर्ष। टाइम कितना दिया हुआ है? 5 वर्ष का दिया हुआ है। और हमें क्या दिया हुआ है? हमें एसआई दिया हुआ है। क्वेश्चन में हमें एसआई कितना दिया हुआ है? 3040 रुपया। हमें क्वेश्चन में एसआई दिया हुआ है 3040 रुपया। हमें क्या निकालना है? हमें प्रिंसिपल निकालना है। हमें प्रिंसिपल निकालना है। अब देखिए साधारण ब्याज में क्या होता है कि प्रत्येक साल ब्याज क्या मिलता है? बराबर मिलता है, यानी पहले साल जितना परसेंट प्रिंसिपल का मिल रहा है उतना ही परसेंट दूसरे साल भी हमें मिलेगा। यानी 5 साल में टोटल ब्याज कितना मिल जाएगा? 5 साल में टोटल ब्याज कितना मिल जाएगा? प्रत्येक साल 8% मिल रहा है ब्याज प्रिंसिपल का, तो 5 साल में टोटल ब्याज कितना मिल जाएगा? 8% गुने 5, यानी 40% टोटल ब्याज मिल जाएगा। टोटल 40% ब्याज मिल जाएगा। लेकिन हमें क्वेश्चन में पैसे में ब्याज कितना दिया हुआ है? 3040 रुपया दिया हुआ है। यानी इस 40% का जो वैल्यू है, इस 40% का वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? 3040 रुपया दिया हुआ है। हमसे क्या पूछ रहा है? प्रिंसिपल पूछ रहा है। प्रिंसिपल अपने आप में क्या होगा? 100%, यानी हमें 100% का वैल्यू निकालना है। तो देखिए हम इसे 4 से अगर काटेंगे तो ये हमारा 4 से कट जाएगा, यानी हम यहाँ से 10% का वैल्यू निकालेंगे। 4 से हम इसे काटेंगे तो ये 4 से कितने बार में जाएगा? ये 4 से 7 बार में जाएगा, हाथ में 2, ये हो जाएगा 24, यानी 6 बार में जाएगा 0। ये निकल के हमारा क्या आ गया? 760 रुपये निकल के आ गया 10%। हमें क्या निकालना है? प्रिंसिपल निकालना है, यानी हमें 100% का वैल्यू निकालना है। 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा? हम इस 10 में अगर 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो हम इस 760 में 10 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 7600 रुपया। यानी प्रिंसिपल हमारा क्या निकल के आ गया? 7600 रुपया हमारा प्रिंसिपल निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन दिया है 8000 रुपये पर 2 वर्षों में 10% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जा रहा है। ब्याज जो है अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जा रहा है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो देखिए ब्याज जब अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है तो हमें अगर रेट परसेंट वार्षिक दिया हो तो रेट परसेंट क्या हो जाता है? आधा हो जाता है। रेट परसेंट में हम 2 से भाग देते हैं, और समय अगर हमें वर्ष में दिया हो तो हम समय में क्या करते हैं? 2 से गुणा करते हैं। तो देखिए अब यहाँ समय हमारा कितना हो जाएगा? यहाँ हमारा समय जो हो जाएगा, समय हमें 2 वर्ष दिया हुआ है और ब्याज जो है अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो रहा है, तो यहाँ समय क्या हो जाएगा? 4 अर्धवार्षिक हो जाएगा। और हमें रेट क्या दिया हुआ है? हमें रेट दिया हुआ है 10% वार्षिक। तो अगर ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो रहा है सॉरी, ब्याज अगर अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो रहा है तो यहाँ रेट क्या हो जाएगा? रेट आधा हो जाएगा, यानी रेट कितना हो जाएगा? 5% हो जाएगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है? हमें क्वेश्चन में प्रिंसिपल दिया हुआ है 8000 रुपया। हमें क्वेश्चन में प्रिंसिपल 8000 रुपया दिया हुआ है और हमसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है, हमसे जो है सीआई पूछ रहा है। तो देखिए हम यहाँ सीआई निकालेंगे। हमने मान लिया कि समय हमारा अब 4 साल हो गया, रेट परसेंट 5% हो गया, प्रिंसिपल कितना है? 8000 रुपया है।
अब देखिए हम यहाँ 4 साल का यहाँ CI काउंट करेंगे। हम यहाँ 4 साल का समय कितना है हमारा, समय है हमारा 4 साल, तो हम यहाँ 4 साल का CI काउंट करेंगे। अब देखिए पहले साल हमें केवल प्रिंसिपल पे मिलेगा, तो प्रिंसिपल का हम 5% निकालेंगे। प्रिंसिपल का 5% कितना हो जाएगा, 80 में हम 5 से गुना करेंगे, ये कितना हो जाएगा 400 रुपया। यानी पहले साल हमें प्रिंसिपल पे कितना मिल जाएगा 400 रुपया, दूसरे साल हमें प्रिंसिपल पे कितना मिल जाएगा 400 रुपया, तीसरे साल भी हमें प्रिंसिपल पे 400 रुपये मिल जाएगा, चौथे साल भी हमें प्रिंसिपल पे 400 रुपये मिल जाएगा। अब देखिए ब्याज तो यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज काउंट हो रहा है, तो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि हमें पहले साल केवल प्रिंसिपल पे मिलता है, दूसरे साल हमें प्रिंसिपल पे मिलता है, प्लस का हमें जो पहले साल ब्याज मिल चुका है उस ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलता है। तीसरे साल हमें प्रिंसिपल पे मिलता है, प्लस हमें क्या मिलता है, जो 2 साल तक हमें ब्याज मिल चुका है उस ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलता है। चौथे साल हमें क्या मिलता है, प्रिंसिपल पे मिलता है, प्लस हमें जो 3 साल तक ब्याज मिल चुका है उस ब्याज के ऊपर भी हमें ब्याज मिलता है। तो देखिए दूसरे साल हम यहाँ ब्याज काउंट करेंगे 5% की दर से 400 रुपये का, तो ये कितना हो जाएगा, हम 400 का 5% निकालेंगे, ये हो जाएगा 20। अब देखिए हम इस लाइन में टेबल पढ़ते हैं और हम यहाँ टेबल लगातार पढ़ लेते हैं, यानी 20 दूनी कितना हो जाएगा 40 और 20 तिया कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब देखिए हम ये 40 निकालेंगे, ये 40 हमारा कैसे निकल के आया, हम इस 400 और 400 का अगर हम 5% निकालेंगे, यानी 800 का 5% कितना हो जाएगा, 800 का 5% कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। और हम यहाँ 400 और 400 यानी 1200 रुपये का अगर हम 5% निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 60 रुपये हो जाएगा। तो हम यहाँ निकाल के ना देख के हम यहाँ डायरेक्ट टेबल पढ़ लेते हैं। अब देखिए तीसरे साल हमें प्रिंसिपल पे मिल गया, प्लस का हमें इस 400 और 400 पे मिल गया, ये 20 पे बाकी है, तो हम 20 का अगर 5% निकालेंगे, 20 का 5% कितना हो जाएगा, 20 का 5% यानी 20 का 5% कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 20 का 5% कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखिए इस लाइन में हम टेबल 1 छोड़ के पढ़ते हैं, यानी 1 के बाद 2 आएगा तो 2 नहीं लेंगे, उसके बाद हमारा 3 आएगा तो हम 3 लेंगे। इस लाइन में हम टेबल 1 छोड़ के पढ़ते हैं और इस लाइन में हम टेबल लगातार पढ़ते हैं। अब देखिए तीसरे साल हमें इस 20 और इस 40 पे तो ब्याज मिल गया, लेकिन हमें इस 1 पे ब्याज नहीं मिला, तो हम इस 1 का अगर 5% निकालेंगे तो 1 का 5% कितना हो जाएगा, 1 का 5% हो जाएगा 0.05 रुपये हो जाएगा। हम इसे ऐड कर लेंगे टोटल को, हमारा क्या निकल के आ जाएगा, CI निकल के आ जाएगा। तो देखिए हम यहाँ ऐड करेंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा 400, 800, 1200, ये कितना हो जाएगा 1600, ये हो गया हमारा 1600, प्लस ये कितना हो जाएगा 120, ये कितना हो जाएगा 120, प्लस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4.05 रुपया, ये कितना हो जाएगा 4.05 रुपया। हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 124, और इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1724.05 रुपये, यानी हमारा टोटल CI कितना निकल के आ गया 1724.05 रुपया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन ये 5 क्रमागत विषम प्राकृत संख्याओं का औसत 27 है, पहली और पांचवी का गुणनफल ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है, पहली संख्या और पांचवी संख्या का गुणनफल निकालना है। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया है 5 क्रमागत विषम प्राकृत संख्या, क्रमागत मतलब लगातार। देखिए लगातार हमें प्राकृत संख्या दिया हो, यानी प्राकृत संख्या दिया हो, या विषम संख्या दिया हो, या सम संख्या दिया हो, तो जो हम उसका औसत निकालेंगे जब, तो हमारा औसत क्या होगा, जो बीचों बीच में आएगा वही हमारा क्या होगा, औसत होगा। अब देखिए यहाँ संख्या कितना दिया हुआ है, यहाँ हमें 5 संख्या दिया हुआ है, यहाँ हमें संख्या क्या दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, तो बीचों बीच हमारी कौन सी संख्या आएगी, बीचों बीच हमारी ये वाली संख्या आएगी। 2 संख्या इस साइड हो गई, 2 संख्या इस साइड, बीचों बीच हमारी संख्या ये हो गई, यानी हमारा औसत क्या होगा, ये जो हमारी संख्या होगी वही हमारा औसत होगा। हमें क्वेश्चन में औसत दिया हुआ है, औसत कितना दिया हुआ 27 दिया हुआ है, यानी ये बीच वाली संख्या हमारी क्या होगी 27 हो गई। तो देखिए 27 से पहले जो विषम संख्या होगा वो कौन सा होगा, 27 से पहले 26 हमारा सम संख्या हो गया, 25 हमारा क्या हो जाएगा विषम संख्या, 25 से पहले हमारा 24 जो है सम संख्या हो जाएगा, यानी 23 क्या हो जाएगा विषम संख्या हो जाएगा। अब देखिए 27 से पहले वाली 2 संख्या पता चल गई, हम 27 के बाद वाली 2 संख्या निकाल सकते हैं। 27 के बाद 28 हमारा क्या हो जाएगा सम संख्या, 29 क्या हो जाएगा विषम हो जाएगा, 29 के बाद 30 हमारा क्या हो जाएगा सम हो जाएगा, और 31 क्या हो जाएगा विषम हो जाएगा। तो देखिए हमें जो है पांचों संख्या पता चल गई। पहली संख्या हमारी क्या हो गई 23, फिर 25, फिर 27, 29, फिर 31। अब देखिए पांचों संख्या पता चल गई, हमसे क्या पूछ रहा है, पहली और पांचवी का गुणनफल, यानी हमसे पूछ रहा है 23 और 31 का गुणनफल। अब देखिए हम अगर 23 में 30 से गुना करेंगे,
23 तिया कितना होता है 69 होता है, यानी हम 30 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 690। 690 में अगर हम 23 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 713 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 713, यानी हमारा आंसर निकल के आ गया 713। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया है एक अधिकारी और एक क्लर्क का मासिक वेतन 11:4 के अनुपात में है। यदि अधिकारी के मासिक वेतन में 7,000 और क्लर्क के वेतन में 3,000 की वृद्धि होती है तो अनुपात 19:7 हो जाता है। अधिकारी का प्रारंभिक वेतन क्या था? हमें क्या निकालना है, अधिकारी का प्रारंभिक वेतन निकालना है। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है अधिकारी यानी ऑफिसर और क्लर्क का हमें वेतन का रेशियो दिया हुआ है। पहले रेशियो कितना है, पहले जो रेशियो है, पहले रेशियो कितना है 11:4 है। बाद में रेशियो कितना हो जा रहा है, बाद में रेशियो जो है 19:7 हो जा रहा है। ये रेशियो बाद में 19:7 कब हो रहा है, जब अधिकारी के वेतन में 7,000 रुपया और क्लर्क के वेतन में 3,000 रुपये की वृद्धि हो रही है। तो देखिए हम यहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट लगा के निकाल सकते हैं अधिकारी का प्रारंभिक वेतन, यानी पहले वाला वेतन हम निकाल सकते हैं। अब देखिए हम क्या करेंगे, इस 19 में 4 से गुना करेंगे और इस 11 में 7 से गुना करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे। उसके बाद हम इस 7 से 7,000 में गुना करेंगे और इस 19 से हम इसमें 3 में गुना करेंगे, 3,000 में गुना करेंगे और इन दोनों का डिफरेंस लेंगे। वो दोनों हमारा आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब देखिए हम गुना करेंगे, यहाँ हम गुना करेंगे 11 में हम 7 से गुना करेंगे, माइनस 19 में हम गुना करेंगे 4 से। ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा हम 19 में गुना करेंगे 3,000 से, माइनस हम इस 7 में गुना करेंगे 7,000 से, 7 में गुना करेंगे 7,000 से। देखिए हम यहाँ 7 में 11 से गुना करेंगे, ये कितना हो जाएगा 77 हो जाएगा, माइनस 19 में 4 से गुना करेंगे, ये कितना हो जाएगा 76 हो जाएगा, इक्वल टू हम 19 में अगर 3,000 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 57,000। 19 में अगर हम 3,000 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 57,000। हम यहाँ 7 में अगर 7,000 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 49,000, ये कितना हो जाएगा 49,000 हो जाएगा। हम देखिए यहाँ से डिफरेंस लेंगे, यहाँ से हमारा डिफरेंस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और यहाँ से डिफरेंस कितना हो जाएगा, यहाँ से डिफरेंस हो जाएगा 8,000, यहाँ से डिफरेंस कितना हो जाएगा 8,000 हो जाएगा। यानी 1 यूनिट का वैल्यू हमारा क्या निकल के आ गया 8,000 निकल के आ गया। हमसे क्या पूछ रहा था, अधिकारी का प्रारंभिक वेतन। प्रारंभिक वेतन अधिकारी का कितना है 11 यूनिट। हम यहाँ से 11 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे। 11 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 11 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा, हम इस 8,000 में अगर 11 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 88,000, ये कितना हो जाएगा 88,000 रुपया। यानी अधिकारी का प्रारंभिक वेतन कितना होगा 88,000 रुपया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया ए, बी और सी ने एक व्यवसाय शुरू किया। उन्होंने क्रमशः 6 महीने, 12 महीने और 14 महीने के लिए साझेदारी की। यदि उनका लाभ क्रमशः 5:4:7 के अनुपात में है तो उनके संबंधित निवेश का अनुपात कितना होगा। हमें क्या निकालना है, पूंजी का रेशियो निकालना है। देखिए हमें क्वेश्चन में लाभ का रेशियो दिया हुआ है। हम लाभ का रेशियो कैसे निकालते हैं, पूंजी का रेशियो निकाल के और समय का रेशियो निकाल के हम गुना करते हैं तो हमारा लाभ का रेशियो निकल के आता है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में लाभ का रेशियो दिया हुआ है और हमसे पूंजी का रेशियो पूछ रहा है और हमें तीनों का समय दिया हुआ है, तो हम समय का रेशियो निकाल सकते हैं। तो देखिए समय का रेशियो निकाल के और लाभ के रेशियो में हम भाग देंगे तो हमारा पूंजी का रेशियो निकल के आ जाएगा। तो हम सबसे पहले समय का रेशियो निकालते हैं। समय का रेशियो निकालेंगे, हमें तीनों का समय दिया हुआ है। ए का समय कितना है 6 महीना, बी का समय कितना है 12 महीना और सी का समय कितना है 14 महीना। हम इसे 2 से काटेंगे, ये 2 से 3 बार में जाएगा, ये 2 से 6 बार में, ये 2 से 7 बार में जाएगा। यानी यहाँ से हमारा समय का रेशियो क्या निकल के आ गया 3:6:7 निकल के आ गया। और हमें क्वेश्चन में लाभ का रेशियो क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में लाभ का रेशियो दिया हुआ है 5:4:7। तो देखिए हम यहाँ से पूंजी का रेशियो निकालेंगे, यानी लाभ के रेशियो में हम समय के रेशियो से भाग देंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/3 ये कितना हो जाएगा 4/6 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7/7।
अब देखिए इस फ्रैक्शन के रेशियो को हम नॉर्मल रेशियो में चेंज करने के लिए जो हमारा हर में दिया होगा उसका एलसीएम निकाल के हम गुना करेंगे तो हमारा नॉर्मल रेशियो में चेंज हो जाएगा। तो हर में क्या दिया है 3, 6 और 7, 3, 6 और 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। तो हम यहाँ तीनों जगह 42 से गुना कर लेते हैं। ये हो जाएगा 5/3 गुने 42 H2, ये कितना हो जाएगा हमारा 4/6 गुने 42 H2, 7/7 गुने 42। देखिए 7 से 7 कट जाएगा, 6 से हम काटेंगे, ये कितने बार में जाएगा, ये 7 बार में जाएगा, ये 3 से कट जाएगा 14 बार में। यहाँ हमारा क्या बच गया, यहाँ बच गया 5 गुने 14 H2, ये क्या बच गया 4 गुने 7 H2, ये हमारा क्या बच गया 42 बच गया। अब देखिए हम यहाँ से 14 काट सकते हैं, 14 यहाँ से काटेंगे, यहाँ से हमारा 7 कट जाएगा, यहाँ से 2 से काटेंगे, ये 2 बार में जाएगा, यहाँ 14 से काटेंगे, ये 3 बार में जाएगा। यहाँ से हमारा रेशियो क्या निकल के आ गया 5:2, 2:3, यानी पूंजी का रेशियो हमारा क्या निकल के आ गया 5:2:3। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन ये पहली 4 अभाज्य संख्याओं के लघुत्तम समापवर्तक का पहली 3 भाज्य संख्याओं के महत्तम समापवर्तक के अनुपात ज्ञात करें। देखिए हमें क्वेश्चन में अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या दिया हुआ है। हम अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी और संख्या से विभाजित ना हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। और भाज्य संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो उसे हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में प्रथम 4 जो है अभाज्य संख्या, प्रथम 4 अभाज्य संख्या हम सबसे पहले लिखेंगे। अभाज्य संख्या प्रथम 4 हमारा क्या हो जाएगा, सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या हो जाएगी 2, उसके बाद 3, उसके बाद हमारा हो जाएगा 5, उसके बाद 7 हो जाएगा। और हमें दूसरा क्या दिया हुआ है, हमें दूसरा दिया है पहली 3 भाज्य संख्या, यानी पहली 3 भाज्य संख्या क्या हो जाएगी, पहली 3 जो भाज्य संख्या हो जाएगी, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी, उसके बाद 6, उसके बाद 8। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, हमसे अभाज्य संख्या का क्या पूछ रहा है, एलसीएम पूछ रहा है। एलसीएम, इसका हम एलसीएम निकालेंगे तो देखिए इनमें से कुछ भी हमारा कॉमन नहीं होगा, यानी हम गुना कर लेंगे, 2 में 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 6, 6 में 5 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 30, 30 में अगर हम 7 से गुना करेंगे ये क्या हो जाएगा 210। और हम इसका एचसीएफ निकालेंगे, तो देखिए इन सभी में हमारा कॉमन क्या हो सकता है, इन सभी में हमारा कॉमन हो जाएगा 2, यानी एचसीएफ कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब हमसे आगे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, इन दोनों का हमसे रेशियो पूछ रहा है, यानी एलसीएम और एचसीएफ का हमसे रेशियो पूछ रहा है। तो देखिए हम यहाँ से रेशियो निकालेंगे 210 और 2 का रेशियो निकालेंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा, हम इसे 2 से काटेंगे, ये हमारा कितने बार में चला जाएगा 105 बार में चला जाएगा, और ये कितने बार में चला जाएगा 1 बार में, यानी रेशियो हमारा क्या निकल के आ गया 105:1 रेशियो निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया 89563x87y एक 9 अंकीय संख्या है जो 72 से विभाज्य है। √7x - 3y का मान कितना होगा। हमें क्या निकालना है, √7x - 3y का मान निकालना है। तो देखिए हमें सबसे पहले x और y का मान निकालना पड़ेगा। हमें x और y का मान कैसे निकाल सकते हैं, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये जो 9 अंकीय संख्या है वो 72 से पूर्णतः विभाजित है। देखिए कोई भी संख्या अगर 72 से विभाज्य है इसका मतलब होगा कि वह संख्या 8 और 9 से भी विभाजित होगी। अब देखिए 8 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, 8 से विभाज्यता का नियम होता है कि अगर संख्या का अंतिम 3 अंक 8 से पूर्णतः विभाजित है तो वह संख्या 8 से विभाजित होगी। और 9 से विभाज्यता का नियम क्या होता है कि अगर संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित है तो वह संख्या 9 से विभाजित होगी। तो देखिए हम सबसे पहले चेक करेंगे कि हम इस y की जगह क्या रखें कि हमारा 8 से विभाजित हो जाए। हमारी संख्या क्या है, संख्या जो है 8 9 5 6 3 x 8 7 y। अब देखिए अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होना चाहिए, अंतिम 3 अंक जो है 8 से विभाजित होना चाहिए। तो देखिए हम इसे अगर 8 से काटेंगे तो 8 से 8 कट जाएगा, 7 नहीं कटेगा, 0 चला जाएगा, 7 आ जाएगा हमारा, फिर y लाएंगे यानी 7y हो गया। अब देखिए हम इस y की जगह क्या रखें कि 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, यानी 8 9 72। तो हम इस y की जगह 2 रख सकते हैं, यानी y का वैल्यू हमारा क्या निकल के आ गया 2 निकल के आ गया। अब हमारी संख्या क्या हो जाएगी, अब संख्या हो जाएगी 8 9 5 6 3 x 8 7 2।
अब देखिए हम इस x के जगह क्या रखें कि संख्या जो है 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो देखिए हम संख्या के अंकों का योग करेंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा, ये जो हो जाएगा 8 और 9 कितना हो जाएगा 17, 17 और 5 कितना हो जाएगा 22, 22 प्लस का 6 कितना हो जाएगा 28, 28 3 कितना हो जाएगा 31, 31 में हम 8 ऐड करेंगे, ये कितना हो जाएगा 39, 39 2 कितना हो जाएगा 41, 41 में हम 7 ऐड करेंगे, 41 और 7 कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। यानी यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया, ये हो गया 48 प्लस का x। अब देखिए हम x के जगह क्या रखें कि संख्या जो है 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो देखिए हम x के जगह क्या रख सकते हैं, हम x के जगह रख सकते हैं, हम x के जगह 6 रख सकते हैं। अगर हम x के जगह 6 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 48 प्लस का 6, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 54। 54 जो है 9 से पूर्णतः विभाजित होगा, यानी ये संख्या भी हमारी 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। यानी यहाँ से हमारा x इक्वल टू क्या निकल के आ गया, x इक्वल टू 6 और y इक्वल टू क्या निकल के आ गया 2 निकल के आ गया। अब देखिए x और y का वैल्यू हमें पता चल गया और हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था √7x माइनस 3y, हमें ये निकालना था। अब देखिए हम यहाँ x और y का वैल्यू पुट करेंगे, हम यहाँ अगर 7 में अगर 6 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा, 7 में 6 से गुना करेंगे 42 माइनस, और हम यहाँ y की जगह 2 रखेंगे, यानी 3 में अगर 2 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 3 में 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी 42 में से 6 माइनस करेंगे ये कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। यानी √36 क्या हो जाएगा, √36 को हम क्या लिख सकते हैं 6 गुने 6, यानी रूट के अंदर 2 6 है तो एक 6 हमारा बाहर निकल के आ जाएगा। यानी हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, √7x माइनस 3y इक्वल टू क्या निकल के आ गया 6 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया है एक समबाहु त्रिभुज के एक भुजा की लंबाई 21 सेंटीमीटर है, समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। हमें क्या निकालना है, परिवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। देखिए परिवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है तो हमें सबसे पहले परिवृत्त का रेडियस पता होना चाहिए। तो देखिए हम समबाहु त्रिभुज का परिवृत्त का रेडियस कैसे निकालते हैं, परिवृत्त के रेडियस को हम कैपिटल R से सूचित करते हैं, परिवृत्त के रेडियस को हम कैपिटल R से सूचित करते हैं और अंतःवृत्त के रेडियस को हम स्मॉल r से सूचित करते हैं। समबाहु त्रिभुज का कैपिटल R क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का जो कैपिटल R होता है a/√3 होता है, और समबाहु त्रिभुज का स्मॉल r यानी अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होता है a/2√3 होता है। अब देखिए यहाँ a क्या है, a जो है समबाहु त्रिभुज की भुजा है, हमसे क्या पूछ रहा है परिवृत्त का क्षेत्रफल, यानी हमें क्या निकालना पड़ेगा परिवृत्त का त्रिज्या यानी कैपिटल R हमें चाहिए। तो देखिए कैपिटल R हमारा क्या हो जाएगा, कैपिटल R जो हो जाएगा a कितना दिया हुआ है, a दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर और ये कितना हो जाएगा √3। अब देखिए हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं, इस 21 को हम लिख सकते हैं 7 गुने √3 गुने √3 लिख सकते हैं, बटा हमारा क्या हो जाएगा √3 से √3 कट जाएगा, यानी यहाँ से कैपिटल R हमारा क्या निकल के आ गया 7√3 निकल के आ गया, 7√3 सेंटीमीटर निकल के आ गया। हमें क्या निकालना था, क्षेत्रफल निकालना था, हमें एरिया निकालना था, हमें एरिया निकालना था परिवृत्त का। तो देखिए परिवृत्त का एरिया का जो है फार्मूला क्या हो जाएगा, यानी परिवृत्त का जो क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर। अब देखिए पाई का वैल्यू कितना होता है, पाई का वैल्यू होता है 22/7 और रेडियस हमारा क्या निकल के आया, रेडियस निकल के आया 7√3, यानी 7√3 गुने 7√3 करेंगे। अब देखिए यहाँ से हमारा 7 से 7 कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 22 गुने 7 गुने √3 में √3 से गुना करेंगे, ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। हम 22 में 7 से गुना करेंगे, 22 में 7 से गुना करेंगे ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 154 गुने 3। हम 154 में 3 से गुना करेंगे, ये हो जाएगा 4 × 12 के 2, हाथ में 1, ये हो जाएगा 15 × 16, हाथ में 1, ये कितना हो जाएगा 3 × 1 4। हमारा क्या निकल के आ गया, हमारा निकल के आ गया परिवृत्त का जो क्षेत्रफल निकल के आ गया 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या निकल के आ गया 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया है जब एक कार की गति में 25% की वृद्धि की जाती है तो समान दूरी को तय करने में 24 मिनट कम समय लगता है। समान गति से समान दूरी को तय करने में कितना समय लगता है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि अगर कार अपनी वास्तविक स्पीड से ही जाती तो उसी दूरी को तय करने में कितना समय लगता, हमें उस समय को निकालना है। तो देखिए हम उस समय को कैसे निकाल सकते हैं, हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि कार जो है अपनी स्पीड अगर 25% बढ़ा लेती है
तो उसी दूरी को जाने में 24 मिनट कम समय लगता है। दूरी क्या है, सेम है। डिस्टेंस क्या है, सेम है। डिस्टेंस जब सेम होता है तो एक हमारा कंसेप्ट होता है कि जो हमारा स्पीड का रेशियो होगा उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, हमारा टाइम का रेशियो हो जाएगा। तो देखिए हम यहाँ से स्पीड का रेशियो निकाल सकते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ कि स्पीड जो है 25% बढ़ा ले रहा है, तो हम 25% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, ये क्या हो जाएगा 1/4। यानी उसका पहले स्पीड जो है, पहले स्पीड, उसका पहले जो स्पीड होगा, पहले स्पीड अगर 4 यूनिट होगा तो अब स्पीड कितना हो गया, पहले स्पीड अगर 4 यूनिट होगा तो अब उसका स्पीड कितना हो गया, अब उसका स्पीड 4 से 1 बढ़ गया, यानी स्पीड कितना हो गया, 5 यूनिट हो गया। ये हमारा क्या है, ये हमारा जो है चाल का रेशियो है। पहले स्पीड जो है 4 यूनिट था तो अब कितना हो गया, 5 यूनिट हो गया। तो देखिए डिस्टेंस क्या है, सेम है। डिस्टेंस सेम है तो जो हमारा स्पीड का रेशियो होगा उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, टाइम का रेशियो हो जाएगा। यानी हम यहाँ से समय का रेशियो निकालेंगे, समय का रेशियो क्या हो जाएगा, 5:4 हो जाएगा। यानी पहले अगर 5 यूनिट का समय लग रहा होगा तो अब कितना समय लग रहा है, जब अपना 25% से स्पीड बढ़ा लिया कार ने तो अब कितना समय लग रहा है, 4 यूनिट का समय लग रहा है। यानी कितना कम समय लग रहा है, 1 यूनिट कम समय लग रहा है, लेकिन हमें क्वेश्चन में दिया कि 24 मिनट कम समय लग रहा है। यानी इस 1 यूनिट का वैल्यू क्या है, 24 मिनट है। तो हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था कि अगर कार्य जो है अपनी समान गति से जाए तो कितना समय लगेगा। कार सामान्य गति से जब जा रही है तो 5 यूनिट का समय लग रहा है, यानी हमें इस 5 यूनिट का वैल्यू निकालना है। तो 1 यूनिट का वैल्यू जो है 24 मिनट है, तो हम 5 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे, ये कितना हो जाएगा 120 मिनट। यानी कार अपने सामान्य स्पीड से जाती तो 120 मिनट का समय लग जाता। हम इस 120 मिनट को क्या लिख सकते हैं, 2 घंटा। यानी कार अपने सामान्य स्पीड से जाती तो उसी दूरी को तय करने में कितना समय लग जाता, 2 घंटा का समय लग जाता। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया है एक नाव द्वारा धारा के विपरीत दिशा में 34 किलोमीटर जाने में लगने वाला समय इसे धारा के दिशा में 40 किलोमीटर जाने में लगने वाले समय से 25% अधिक है। यदि धारा की चाल 4 किलोमीटर पर घंटा है तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगी। हमें क्या निकालना है, नाव की चाल निकालना है। देखिए जब भी नाव धारा की दिशा में जाती है तो उस केस में क्या होता है, नाव और धारा की स्पीड ऐड होता है, और जब नाव धारा के विपरीत दिशा में जाती है तो उस केस में क्या होता है, नाव और धारा की स्पीड माइनस होता है। अब देखिए हमें इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें इस क्वेश्चन में दिया है कि धारा के विपरीत दिशा में 34 किलोमीटर जाने में और धारा की दिशा में 40 किलोमीटर जाने में, यानी धारा की दिशा में जाने में जो समय लग रहा है उसके अपेक्षा 25% अधिक समय जो है धारा के विपरीत जाने में समय लग रहा है। यानी 34 किलोमीटर धारा के विपरीत जाने में ही 25% ज़्यादा समय लग रहा है। तो हम यहाँ से समय का रेशियो निकाल सकते हैं। हम सबसे पहले समय का रेशियो निकालेंगे, इस 25% को हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। यानी धारा के दिशा में जाने में अगर 4 यूनिट का समय लग रहा है तो धारा के विपरीत जाने में कितना समय लग जाएगा, 5 यूनिट का समय लग जाएगा। धारा की दिशा में जब नाव जाएगी तो वहाँ क्या होगा, नाव और धारा की स्पीड ऐड होगा। यानी x + y के स्पीड से जब नाव जा रही है तो 4 यूनिट का समय लग रहा है, और x - y के स्पीड से जा रही है तो कितना समय लग रहा है, 5 यूनिट का समय लग रहा है। अब देखिए हम यहाँ से जो है यहाँ से समय का रेशियो निकालेंगे। हमें क्या दिया कि धारा की दिशा में 40 किलोमीटर जा रही है, धारा की दिशा में 40 किलोमीटर जब जाएगी तो धारा की दिशा में जब नाव जाएगी तो वहाँ क्या होगा, नाव और धारा की स्पीड ऐड होगा। नाव का स्पीड हमें निकालना है, नाव का स्पीड क्या हो गया, x हो गया, और धारा का स्पीड हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये कितना है, 4 किलोमीटर पर घंटा, और धारा के विपरीत कितना जा रही है, 34 किलोमीटर। धारा के विपरीत 34 किलोमीटर जा रही है, और धारा के विपरीत जब जाएगी तो नाव और धारा की स्पीड माइनस होगा, ये कितना हो जाएगा, x माइनस कितना हो जाएगा, 4 किलोमीटर पर घंटा, x - 4 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा। यहाँ से जो रेशियो निकल के आएगा वो रेशियो किसके बराबर होगा, इसके बराबर हो जाएगा, यानी ये बराबर हो जाएगा 4/5 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से इसे लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 40 गुने ये क्या हो जाएगा, x - 4 बटा ये क्या हो जाएगा, 34 गुने ये हमारा हो जाएगा x + 4 = क्या हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। अब देखिए हम इस 4 से अगर इसे काटेंगे तो ये कितने बार में जाएगा, 10 बार में जाएगा। हम यहाँ से अगर इसे 2 से काट लें तो ये 2 से 5 बार में जाएगा, ये 2 से कितने बार में जाएगा, 17 बार में। यानी यहाँ से हमारा बच क्या गया, यहाँ से हमारा बच गया, यहाँ से बच गया 5 × x - 4 बटा यहाँ क्या बच गया, 17 × x + 4 = कितना बच गया, 1/5। अब देखिए हम यहाँ से क्रॉस गुना कर लेते हैं,
हम यहाँ क्रॉस गुना करेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा 25। हम इस 25 से अंदर गुना कर लेते हैं तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25x माइनस कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ जब हम क्रॉस गुना करेंगे और इस 17 से हम अंदर गुना कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 17x प्लस का कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा। अब देखिए इस -100 को हम उस साइड ले जाएंगे तो हमारा प्लस में हो जाएगा और इस +17 को हम इस साइड लेके आएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। यानी 25 में से हम 17x माइनस करेंगे 25x में से तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 8x और इस -100 को हम उस साइड ले जाएंगे तो हमारा प्लस में हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 168। ये कितना हो जाएगा 168। यहाँ से हमारा x क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से हमारा x निकल के आ जाएगा, ये कितना बार में चला जाएगा 21 बार में, यानी x निकल के आ गया 21 किलोमीटर पर घंटा। x क्या निकल के आ गया 21 किलोमीटर पर घंटा। हमें क्या निकालना था, शांत जल में नाव की चाल। शांत जल में नाव की चाल क्या निकल के आ गया 21 किलोमीटर पर घंटा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 0.51345, यहाँ जो है 345 के ऊपर रेकरिंग लगा हुआ है, का मान साधारण भिन्न में ज्ञात कीजिए। हमें इसका साधारण भिन्न निकालना है। तो देखिए इसको सॉल्व करने से पहले हम रेकरिंग के बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए अगर हमें रेकरिंग में 0.3 के ऊपर रेकरिंग अगर दिया हो, अगर हमसे इसका साधारण भिन्न पूछ रहा हो तो हम इसे साधारण भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे, हम इसे लिखेंगे 3/9। यहाँ जो है एक अंक के ऊपर हमारा रेकरिंग लगा हुआ था तो यहाँ बटे में हमारा 1/9 आ गया। अब देखिए अगर ऐसा लिखा हो 0.33 के ऊपर रेकरिंग तो हम इसे अगर साधारण भिन्न के रूप में लिखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 33/99। यहाँ जो है 2 अंक के ऊपर हमारा रेकरिंग लगा हुआ है तो बटे में हमारा 2/9 आ गया। अगर यहाँ ऐसा लिखा हो 0.333 के ऊपर रेकरिंग तो देखिए हम इसे अगर साधारण भिन्न के रूप में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 333/999। यानी यहाँ जो है 3 अंक के ऊपर हमारा रेकरिंग लगा हुआ है तो 3/9 हमारा निकल के आ गया। लेकिन अगर ऐसा लिखा हो 0.33 और यहाँ एक 3 के ऊपर जो है रेकरिंग लगा हो, अगर इसे साधारण भिन्न के रूप में अगर लिखना हो, इसे साधारण भिन्न के रूप में लिखना हो तो अगर हम ऐसा लिख दें 33 बट यहाँ जो है एक, हमने अभी बताया कि अगर एक अंक के ऊपर रेकरिंग लगा हो तो बटे में हमारा 1/9 आएगा। तो यहाँ भी हमारा 1 के ऊपर रेकरिंग लगा हुआ है तो अगर हम इसे ऐसे लिख दें 33/9 तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर हम इसे लिख दें 33/99 तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसका सही हमारा क्या हो जाएगा, सही भिन्न क्या हो जाएगा। तो देखिए इसे लिखने के लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 33 और यहाँ जो है एक 3 के ऊपर जो है रेकरिंग नहीं लगा हुआ है तो हम इस 3 को माइनस करेंगे, 3 को माइनस करेंगे और देखिए एक अंक के ऊपर रेकरिंग लगा हुआ है तो 1/9 आएगा और जितने अंक के ऊपर रेकरिंग नहीं होगा उतना हमारा 0 आएगा। यानी यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 30/90। इसका सही आंसर क्या हो गया 30/90। अब देखिए अगर हमें ऐसा दिया हो, 2.3 के पावर 3 के ऊपर रेकरिंग, अगर हमें ऐसा दिया हो और इसका हमसे भिन्न पूछ रहा हो, इसका हमसे साधारण भिन्न पूछ रहा हो तो हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हम इसे सॉल्व करेंगे 2 + 0.3 के ऊपर बार हम ऐसे लिख सकते हैं इसे। अब हमारा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 + 3/9 हो जाएगा। यानी एक के ऊपर जो है रेकरिंग लगा हुआ है तो 1/9 आ जाएगा। हम यहाँ से ऐड कर लेंगे, ये क्या हो जाएगा 9 दूनी 18 और 3 कितना हो जाएगा 21, 21/9 हो जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ हमें क्या दिया हुआ है, 3 के ऊपर जो है रेकरिंग लगा हुआ है और 2 के ऊपर रेकरिंग नहीं लगा हुआ है तो इस 2 को हम माइनस करेंगे और जितने के ऊपर रेकरिंग नहीं लगा हुआ है उतना हमारा 0 नीचे आएगा। यानी हम इसे लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 51, 34, 5 माइनस 51 करेंगे बटा क्या हो जाएगा, यहाँ 3 के ऊपर जो है रेकरिंग लगा हुआ है यानी 3/9 हो जाएगा और 2 के ऊपर रेकरिंग नहीं लगा हुआ है यानी 2 0 हमारा आ जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, हम इसमें से माइनस करेंगे, अगर 5 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ जो है 4 है यानी 4 में से 5 माइनस करेंगे, हम यहाँ से एक हार्सिल ले लेंगे 14, 14 में से 5 माइनस करेंगे ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 5 बटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा
999 पे 00। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया? हमारा आंसर निकल के आ गया 51,294 बटा ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 99,900। ये कितना हो जाएगा? 99,900। हमारा सही आंसर ये निकल के आ गया। इसका सही साधारण भिन्न क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए बाय बाय।